A solution containing 50% of dextro and 50% of levo isomer are known as racemic mixture. Is known as racemic mixture. Full stop. Racemic mixture are optically क्या? रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली क्या बेटा, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, लिखते रहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू क्या? इंटरनल कैंसलेशन या एक्सटर्नल कैंसलेशन? देखो बेटा, इंटरनल कैंसलेशन और एक्सटर्नल कैंसलेशन में डिफरेंस क्या है। लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक लंबा सा मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल का आधा हाफ लेट्स से +9 डिग्री में रोटेट किया और ये -9 डिग्री में रोटेट किया, एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का टॉप पार्ट +9, मॉलिक्यूल का बॉटम हाफ -9, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कैंसलेशन या एक्सटर्नल कैंसलेशन? ये यहां पे बेटा क्या हुआ है, इंटरनल हुआ है या एक्सटर्नल हुआ है? यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल कैंसलेशन क्या हुआ है बेटा? मीसो कंपाउंड में इंटरनल कैंसलेशन होता है रोटेशन का या एक्सटर्नल होता है बेटा? मीसो कंपाउंड में इंटरनल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का एक पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा पार्ट क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कर देता है। समझ में आया? मॉलिक्यूल का मीसो में इंटरनल होता है। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर बेटा ये वाला +32 में रोटेट करेगा और ये वाला कहां कर देगा बेटा, ये कहां करेगा, -32 में। तो एक मॉलिक्यूल को कैंसल करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। मॉलिक्यूल अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल? सही है बेटा, बहुत सही। तो लिखेंगे रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसलेशन, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसलेशन। डायग्राम में बेटा ये वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, दोनों बना लीजिए, ये भी बना लीजिए, तो से कोई बना सकते हैं। ये आपका ऐसे आएगा, दिस विल बी एस। ये बस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। 1 2 3 बी आर, दिस विल बी आर, दिस, देख रहे ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा 50%, और यहाँ भी है 50%। बड़ा सिंपल है, रेसिमिक मिक्सचर में और कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेसिमिक में दो लोग होंगे, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो। चलिए पहले आगे इसको खत्म कीजिए, फिर बताते हैं। स्कूल में ये सब स्टार्ट हुआ है बेटा, बीआरएस वगैरह में, डीएवी वगैरह में? अच्छा, नहीं स्टार्ट हुआ है, बीआरएस में खत्म हो गया है। अच्छा चलिए ठीक।
चलिए नेक्स्ट हो गया, टाइप किया है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑप्टिकल प्योरिटी। ठीक, ऑप्टिकल प्योरिटी में क्या होगा बेटा कि ये बेटा पूरा 100% नहीं होगा, ना ही 50% होगा। लेट्स से ये 80% है और ये 20%। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कितना प्योर माना जाएगा, ये हम लोग को क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का बेटा अलग तरीका है। इसको भले ही मैं इससे डिनोट कर रहा हूं, बट आपको ऐसे समझना है कि ये रोटेशन से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला लिखेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनांशियोमर मल्टीप्लाइड बाय 100%। एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखेंगे, रोटेशन ऑफ, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, सॉरी लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर डेक्स्ट्रो 2-ब्यूटानॉल आइसोमर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर डेक्स्ट्रो 2-ब्यूटानॉल आइसोमर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर डेक्स्ट्रो 2-ब्यूटानॉल आइसोमर इज प्लस 14 डिग्री, प्लस 14 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा बेटा। इफ अ सैंपल ऑफ 2-ब्यूटानॉल, if a sample of 2-butanol have rotation plus, have rotation of plus 9.5 degree, if a sample of 2-butanol have rotation of 9.5 degree, calculate optical purity, calculate optical purity and percentage of dextro and levo isomer, calculate optical purity and percentage of डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। ध्यान से समझेंगे, एक ही बार कराएंगे। चलिए तो क्वेश्चन बेटा सबको समझ में आया बेटा, क्वेश्चन क्या मैंने पूछा है बेटा, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये ऑन कर देता हूं, चलिए ये अभी ऑन हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूरा है बेटा 2-ब्यूटानॉल बेटा, ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकली एक्टिव है 2-ब्यूटानॉल।
ये है बेटा 2 ब्यूटानॉल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ET का मतलब इथाइल होता है, Me का मतलब मिथाइल होता है। इसका बेटा प्योर सैंपल लेंगे तो इसका रोटेशन आता है प्लस 13.5 डिग्री। ये सिर्फ प्योर सैंपल है, ठीक है, ये प्योर सैंपल है। बट अब क्या बोला है कि एक अलग सॉल्यूशन है, इसका रोटेशन है प्लस 9.5 डिग्री। अब कोई बताएगा बेटा यहाँ प्लस 9.5 डिग्री क्यों आया? 2 ब्यूटानॉल का तो रोटेशन 13.5 डिग्री है, पर ये 9.5 क्यों आया? जल्दी से बोलेंगे। बेटा यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में 100% क्या है बेटा? डेक्स्ट्रो आइसोमर है। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा? X% ऑफ डेक्स्ट्रो होगा और Y% ऑफ क्या होगा बेटा? लीवो होगा। तो इस कारण से बेटा इसका रोटेशन 13.5 नहीं आया, कम आ गया। क्यों? कुछ परसेंटेज ऑफ लीवो कैंसिल कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑप्टिकल प्योरिटी। तो देखो ऑप्टिकल प्योरिटी बेटा जैसे डिफाइन है वैसे ही करना हम लोग। दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय बेटा रोटेशन ऑफ प्योर। तो बेटा ऑब्जर्व कितना है अपना? ऑब्जर्व इज 9.5 एंड रोटेशन ऑफ प्योर इज 13.5 और मैंने 100 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ठीक है, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए कैलकुलेट करके जल्दी से बताएंगे कितना आया। कितना है बेटा? बोलिए। 70 पॉइंट, चलिए मैं 70% मान लूँ, अप्रोक्स 70%। अब ध्यान से सोचो बेटा, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या है बेटा? रोटेशन ये 13.5 है प्योर का, बट आवर रोटेशन इज ओनली 9.5। वाई 9.5? बिकॉज हमारा डेक्स्ट्रो जो है 100% नहीं है अंदर। हमारा डेक्स्ट्रो कितना है अंदर बेटा? डेक्स्ट्रो अंदर कितना है बेटा? कितना? 70%। बहुत बढ़िया। हमारा लीवो कितना है बेटा? ध्यान से सोचिएगा, अगर आप डेक्स्ट्रो को बोल देते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो को आप बोल देते हैं 70% और लीवो को आप बोल देते हैं 30%, तो बेटा ऐसा सोचो कि नेट रोटेशन कितना होता? नेट रोटेशन बेटा फिर 40% होगा ना, क्योंकि 70% लोग क्लॉकवाइज करेगा, फिर 30% लोग एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो बेटा बचेगा कितना बेटा? 40%। आपको ऐसे समझना है कि 70% ऑफ सॉल्यूशन रोटेट कर रहा है, 30% ऑफ सॉल्यूशन रोटेट नहीं कर रहा है, तब नेट 70 आएगा। 70% of solution is rotating light and 30% of solution is actually not rotating light. Otherwise अगर 70% is rotating in clockwise मान लेंगे, 30% एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो सिर्फ 40% लोग रोटेट करेंगे। बट रोटेशन कितना आ रहा है? 9.5, मतलब 70% आ जा रहा है। तो समझो बात को, हम लोग बोलेंगे यहां पर लीवो 30% नहीं है, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इज नाउ 30%। मतलब इसके अंदर
15% डेक्स्ट्रो है और 15% लीवो है। किसी को डाउट है तो पूछिए। तो नेट आपका डेक्स्ट्रो बेटा 85% हो जाएगा। नेट आपका डेक्स्ट्रो जो है बेटा, नेट डेक्स्ट्रो 85% होगा, नेट लीवो आपका 15% होगा, तब जाकर नेट रोटेशन आपका 70% आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, एक बार आगे देखिए इसको, 30 सेकंड देखिए, फिर मैं फिर से बताता हूं। चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, हम लोग को 70% का रोटेशन मिला। आवर रोटेशन इज 70% ऑफ प्योर सोल्यूशन। तो 70% ऑफ प्योर सोल्यूशन का रोटेशन है, मीन्स 70% सोल्यूशन इज रोटेटिंग and 30% is not rotating. 30% is not rotating. 30% ऑपोजिट में रोटेट नहीं कर रहा है, 30% का रोटेशन नहीं कर रहा है। तो अगर 30% रोटेट नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उस 30% में आधा डेक्स्ट्रो है, आधा लीवो है। तो आधा डेक्स्ट्रो होना चाहिए, आधा लीवो होना चाहिए 30% में, जो हम लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन किया। एक मिनट, यहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इज इक्वल टू 30%। अब क्योंकि ये रोटेट नहीं करेगा लाइट, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो प्लस लीवो हो गया। अब इसमें से डेक्स्ट्रो 15% होगा और लीवो 15% होगा, और 70% डेक्स्ट्रो तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। तो नेट डेक्स्ट्रो कितना हो गया? 85 हो गया, और नेट लीवो कितना हुआ बेटा? बचा हुआ हो गया। समझ में आया बेटा सबको? चलिए एक सिंपल सा नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सब आएगा नहीं बट कर लेते हैं, ठीक है। जॉइंट वगैरह में कभी कभी दे देता है। चलिए, अल्फा, अल्फा का मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल इज, मान लेते हैं प्लस 12 डिग्री, 12 डिग्री खाली हो गया, ठीक है। प्लस लगा दिए तो क्लॉकवाइज। इफ अल्फा ऑफ अ गिवन सैंपल, गिवन सैंपल बेटा, गिवन सैंपल है मतलब प्योर नहीं होगा, इम्प्योर भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा ऑफ गिवन सैंपल इज प्लस 6 डिग्री, फाइंड ऑप्टिकल प्योरिटी एंड परसेंटेज ऑफ DNL। चलिए जल्दी से कीजिए। आंसर टाइप करेंगे बेटा जल्दी से, आप लोग आंसर टाइप करेंगे।
हो गया बेटा? ऑप्टिकल प्योरिटी 50% आना चाहिए, उसमें किसी को डाउट नहीं। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया। दीपान्विता बेटा आपका सही है, तमन्ना बेटा आपका भी सही है, सुष्मिता आपका भी सही है, अनिकेत बेटा आपने ऑप्टिकल प्योरिटी बता रखा है बस, आयुषी बेटा आपका भी सही है, सायनदीप बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनिकेत बेटा आपका सही है 70%, 75%, ठीक है। चर्चिल बेटा आपने अभी ऑप्टिकल प्योरिटी आंसर दिया है, डेक्स्ट्रो लीवो बताएंगे, सही है चर्चिल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत समझ में आया बेटा। सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, सिंपल मैथ्स है ये, कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो मतलब अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और प्रैक्टिस करके कुछ मिलना नहीं है हम लोग। चलिए नेक्स्ट इज एनांशियोमेरिक एक्सेस, बड़ा सिंपल सा है ये एनांशियोमेरिक एक्सेस। देखो बात, सैंपल में मान लेते हैं अपने पास 70% डेक्स्ट्रो है, आप लोग छोटा बीकर बना सकते हैं, और 28% लीवो है, ठीक है। एक बीकर बनाइए छोटा सा, इसमें ऐसा कुछ लिख लीजिए। तो एनांशियोमेरिक एक्सेस क्या हो जाएगा? एनांशियोमेरिक एक्सेस यहां पर हो जाएगा, एनांशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू 70 माइनस 20। सिंपल है बेटा, एक एनांशियोमेर दूसरा से कितना ज्यादा है, आई विल से डेक्स्ट्रो और लीवो में डिफरेंस है, एक दूसरे से कितना ज्यादा है, तो दिस विल बी कितना बेटा? 70 माइनस 28, 42%, ये है। तो बेटा रोटेशन कितना होगा? रोटेशन इतना ही होगा ना, 42% के अप्रॉक्स रोटेशन होगा। ठीक है, एनांशियोमेरिक एक्सेस बेटा इतना सिंपल होता है, दिस इज एज सिंपल एज एनांशियोमेरिक एक्सेस। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से समझेंगे। एनांशियोमेरिक एक्सेस ध्यान से समझेंगे, और ऑप्टिकल प्योरिटी में रिलेशन बता दीजिए। सिंपल है बेटा, सोच भी नहीं सकते, इतना सिंपल है। किसी को आइडिया क्या आ रहा है एनांशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी में रिलेशनशिप? एक्सेलेंट बेटा, बहुत बढ़िया, दोनों एक्चुअली बराबर है, एक्चुअली में दोनों बराबर है। याद कीजिए वहां पर 85% पहले वाले में आया था डेक्स्ट्रो और 15% आया था लीवो, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना आया था? 70। तो बेटा एनांशियोमेरिक एक्सेस भी तो उतना ही आएगा, 70 तो आएगा, बस नाम अलग दे दिया है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। चलिए ये हो गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट एग्जाम में चांसेस कम है आएगा, एडवांस में आएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि आप फिर अगले साल मेरे से आके पूछिएगा सर आपने ये नहीं पढ़ाया है। पढ़ा दे रहे, इंटरेस्टिंग चीज है इसीलिए पढ़ा दे रहे। क्या था बेटा? चलिए ठीक है, एडवांस में आ सकता है बेटा, एम्स में आ सकता है, जेई मेन में चांसेस कम है, नीट में चांसेस कम है, बट आ गया तो बड़ा सिंपल सा एक बार बता देंगे, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ कीजिएगा? आप लोग जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करना। कार्बन मान लीजिए इसको बेटा, और कुछ नहीं है, कार्बन है ये। जैसे कार्बन के 4 ग्रुप होते हैं, इसके भी 4 ग्रुप है बेटा, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के 4 ग्रुप है बेटा, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। आपका आप कॉपी पे बना रहे हो तो आपकी ड्राइंग इसके लिए इससे बेटर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये जो ग्रुप है ये आपका कायरल नाइट्रोजन है, कायरल नाइट्रोजन हम लोग पहले ही पढ़ रखे बेटा। कार्बन के 4 ग्रुप अलग हो जाते हैं तो वो आपका कायरल हो जाता है, इसके भी 4 ग्रुप अलग है,
ये कायरल है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते रहिए, आपको नहीं दिखेगा। कायरल नाइट्रोजन, बगल में लिखेंगे दिस मॉलिक्यूल हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो it is expected to be optically active, it is expected to be optically active, optically active। किसी को डाउट बेटा? इसके पास कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिखेगा नहीं आपको, तो ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये होगा। इसमें किसी को डाउट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? लोन पेयर अलग होता है। अब पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है समझेंगे बात को, क्यों नहीं होता है इस चीज को समझेंगे। बेटा आपने इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलिए, आपने बेटा ये वाला मॉलिक्यूल कहां गया, आपने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, ये वाला मॉलिक्यूल बेटा आपने 100% लिया एक बीकर के अंदर। होगा क्या बेटा, इस बीकर के अंदर 100% ऑफ ए आपने लिया, 100% ए आपने ले लिया। आप इससे पहले कि अपना आई ब्लिंक करेंगे, मतलब एक बार आंख बंद करके दोबारा खोलेंगे, उसके पहले ही ये जो है 100% ए से 50% ए एंड 50% बी में बदल जाएगा। अब बी कौन? बी इसका मिरर इमेज, बी इसका मिरर इमेज। आप बेटा आई अपना ब्लिंक करेंगे, ये ए से बी में 50-50 हो जाएगा। अब बी कौन है बेटा? बी इसका मिरर इमेज है। अब आपको मिरर इमेज दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग मिरर कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं। बेटा मिरर तो आप यहाँ भी रख सकते हैं ना, मिरर तो मिरर होता है। अगर बेटा इस तरीके का इमेज मान लेते हैं, ऐसे मिरर रखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इधर आया, सुपर इम्पोज नहीं किया। मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, सुपर इम्पोज नहीं किया। तो बेटा अगर यहाँ पर मिरर देखेंगे, यहाँ इमेज आएगा तो सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। मिरर कहीं भी रखो, अगर सुपर इम्पोज करना है तो करता रहेगा हर एंगल में, नहीं कर रहा है तो किसी भी तरीके से मिरर रखिए, नहीं करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अब आपको मिरर इमेज दिख रहा है, दिख रहा है बेटा सबको मिरर इमेज? ठीक है, दिख रहा सबको? चलिए, तो अब ऐसा करता कैसे है ये, ऐसा करता कैसे, आगे देखते हैं। ऐसे करता है, नीचे वाला है तो ए, ऊपर चला गया तो बी। ये करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। लोन पेयर है ना बेटा, वो कर सकता है ऐसा काम। समझ में आया? तो समझ में आया सबको? देखो जब नीचे वाला है ना बेटा, नीचे वाला है एंगल इस तरीके से, ये लोन पेयर ऊपर है तो ये ए है, और जैसे ही लोन पेयर नीचे चला गया तो वो बन जाता है बी, उसका मिरर इमेज। तो बेटा ये किसी भी जगह किसी भी सॉल्यूशन में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दिस इज ऑटोमेटिकली टेकिंग प्लेस। तो आप बेटा मार्केट से तो चलो मान लो 100% ए ले आए, आप उसको जैसे ही रखिएगा ना, अगले सेकंड में वो 50-50 को आप रोक नहीं सकते। क्लियर है? चलिए
देखेंगे बेटा, हम लोग कहां तक लिखे थे, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट लाइन से लिखे, however due to inversion, however due to inversion, however due to inversion amines are not optically active। अब आप लोग को तो बेटा एनिमेशन कॉपी में बना नहीं सकते, कि बना सकते हैं एनिमेशन, नहीं बना सकते। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार ऐसा बनाइए, ये वाला, उसके बगल में ये वाला बना लीजिए, ठीक है। और क्योंकि बेटा आप क्योंकि एनिमेशन देख लिए है, तो जब भी ये इमेज आप देखिएगा आपको याद रहेगा यहाँ इन्वर्जन ऐसे हो रहा था। बेटा एनिमेशन कभी भी कंफ्यूजिंग, तो कोई एनिमेशन ऐसा तो नहीं है ना कंफ्यूजिंग लगा हो आपको, मतलब मैं जो बोल रहा हूं एनिमेशन उसके उल्टा मीनिंग कर रहा हो। हाँ, वैसा कोई कंफ्यूजिंग एनिमेशन लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है, उसको फिर चेंज करेंगे। राज, हाँ ये क्लासरूम में ही होगा बेटा, ये ऐसा नहीं। अच्छा कोई, हाँ आयुषी बेटा आपने भेजा था ना वो वाला मुझे, वो पोलराइजर वाला। हाँ फिर आपने भेजा था ना कि आपका काम कर गया, काम हुआ था आपका उससे। बहुत बढ़िया, चलिए। आपने कौन सा टूटा हुआ फोन खोला था या अच्छा खासा फोन खोल दिया आपने? अच्छा, तो उसको आपने खोल दिया, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए ठीक है। ऐसे बेटा जब भी कभी स्क्रीन बदलवाने जाइएगा ना, स्क्रीन टूटने के बाद, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उससे मांग लीजिएगा, वो दे देता है, उनका किसी काम का नहीं होता। उसको लाके आप खोल कर देखिएगा, आपको मिल जाए। उसको आप अपने चश्मे के सामने लगा के घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अमोनियम, लिखिएगा, ठीक है, अमोनियम। ये अमोनियम हो गया बेटा, अमोनियम। अमोनियम मतलब बेटा NH4 वाला पार्ट होता है, अमोनियम। NH3 लिख लीजिए बेटा, धीरे धीरे आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड अमीन्स एंड दिस इज नोन एज अमोनियम, ठीक है। तो अमोनियम में बेटा एज शोन, नाइट्रोजन क्या होगा, प्लस चार्ज कैरी करेगा, और इसके बेटा 4 ग्रुप्स होंगे, जस्ट लाइक कार्बन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन प्लस के पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन, कार्बन, कार्बन का भाई। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते थे, नाइट्रोजन के प्लस के भी 4 बॉन्ड होंगे। चलिए मॉलिक्यूल बनाइए। आप बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? बोलिए बेटा। अरे सिंपल सा सॉल्यूशन क्वेश्चन है बेटा, किस बात का डाउट लग रहा है? परफेक्ट है, बहुत सही, होना ही होना है बेटा, कार्बन का भाई हो गया। कार्बन के पास 4 ग्रुप होने पे ऑप्टिकली एक्टिव, तो दे भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ बट प्रोवाइडेड बेटा चारों ग्रुप क्या होने चाहिए नाइट्रोजन प्लस के, डिफरेंट होने चाहिए। सेम हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है, फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा। तो ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, नो इन्वर्जन पॉसिबल। नो इन्वर्जन कैन टेक प्लेस, नो इन्वर्जन कैन टेक प्लेस।
therefore optically active। अच्छा, नो इन्वर्जन कैन टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, ये लिखिए, नो इन्वर्जन कैन टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। No inversion can take place due to absence of lone pair, so this will be optically active। देखिए ये क्वेश्चन कभी मुझे लगता है जेईई मेन में पूछना चाहिए, अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन वही लोग आंसर कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ऑप्टिकल केमिस्ट्री पे। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ चलिए, यहां तो लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, दिख रहा है आपको। आप ये बताएंगे यहां ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। बेटा नाइट्रोजन के चारों ग्रुप अलग है या सेम है, पहले ये सोचिए। ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट और सेम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा। The 4 groups of nitrogen, they are same or different? बेटा अपना चेला लोग को बुलाइए, चंगू को बुलाइए, मंगू को बुलाइए और पंगू को बुलाइए, इन तीनों को बुलाइए, इन तीनों को जासूसी करने के लिए 3 डायरेक्शन में भेजिए और पता कीजिए कि ऑल 3 डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट है, सेम ग्रुप्स मिलेंगे या अलग ग्रुप मिलेंगे। बेटा आपने इतना सिंपल तरीका, चंगू को भेजा बेटा इस तरफ, चंगू को आपने इस डायरेक्शन में भेजा, चंगू ने आपको क्या बताया? CHBr, तो चंगू ने आपको बताया CHBr। चलिए, मंगू को आपने इस डायरेक्शन में भेजा, बेटा वो ये जो है ना ये क्लोरीन होता है, ठीक है, ये क्लोरीन है। मंगू ने आपको बताया CHCl। फिर पीछे देखिए एक और ग्रुप है, हाँ देखिए पीछे एक और ग्रुप है, पीछे वाला ध्यान दीजिएगा जो अभी तक दिखा नहीं था। दिखा बेटा? पंगू क्या बताएगा आपको, जल्दी से बोलिए। CHF। अब रह गया चौथा डायरेक्शन, बेटा थोड़ा काम अपने भी कर लीजिए, चौथे डायरेक्शन में अपने जाकर देख लीजिए क्या है बेटा। 4th डायरेक्शन में लोन पेयर, तो 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो दिस नाइट्रोजन इज कायरल नाइट्रोजन। नाउ वी हैव टू थिंक कि लोन पेयर आ गया है, लोन पेयर के आने से इन्वर्जन हो सकता है, क्या ये लोन पेयर इस तरीके से अंदर नीचे जाएगा और ये रिंग ऊपर खुलेगा? क्या लगता होगा या नहीं होगा? रिंग इन्वर्जन नहीं होगा, तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिबिट करेगा, सिंपल सा है। तो कहीं कहीं नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, उसके बाद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इन्वर्जन नहीं होता है, इन्वर्जन नहीं होता है। इसमें किसी को डाउट? चलिए, तो आप तो इतना बड़ा डायग्राम बना सकते तो बना लीजिए, नहीं बना सकते हैं तो मैं एक सिंपल डायग्राम आपके लिए बना के दे दे रहा हूं, तो बना लेते। इसको ले लीजिए नाइट्रोजन, यहां से ग्रुप बाहर कीजिए, 3 ग्रुप, एक आप बना लीजिए लोन पेयर, इसको आप ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। पिरामिड टाइप बना सकते हैं बेटा, देखिए मेरे से बना नहीं सही से, कि मैं फिर से बनाता हूं।
में ड्रॉ करने में ना बड़ा तकलीफ। चलिए बन जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आप कर दीजिए Br, यहाँ पर कर दीजिए आप Cl, सही से बनाइएगा, और यहाँ पे कर दीजिए F। तीनों ग्रुप अलग हो गए और ऊपर लोन पेयर अलग है। अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, रिंग इन्वर्जन not feasible, ring inversion not feasible due to, sorry, ring inversion, lone pair inversion due to ring। याद रखिएगा बेटा, याद कीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम लोग पढ़े थे, साइक्लिक होने से रोटेशन जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इतना फ्री नहीं रहेगा। जितना छोटा रिंग उतना अधिक रेस्ट्रिक्शन, रिंग थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता है रोटेशन को। अगर रिंग बहुत छोटा हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन जो होता है ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत अगर होगा, छोटा रिंग होगा तो बिल्कुल भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है साइक्लिक सिस्टम। चेन जैसे से बड़ा होगा, साइक्लिक रिंग बड़ा होगा, धीरे धीरे उसका रोटेशन का जो फ्रीडम होता है वो इंक्रीज करता है। चलिए होपफुली क्लियर है, बताइए। बना लिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूमुलेटेड एल्कीन, और दूसरा नाम है इसका और एलीन। नाउ व्हाट इज दिस क्यूमुलेटेड एल्कीन और एलीन, ये क्या होता है? समझेंगे बात को। ये होता है बेटा अपना C डबल बॉन्ड C, ये होता है एल्कीन। ये होता है बेटा, बताइए कभी इसको बारे में बेटा, conjugated alkene। now what is conjugated alkene? डबल डबल सिंगल डबल बॉन्ड जब इस तरीके से होने लगे तो उसको कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कहलाएगा नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्जुगेटेड। क्लियर है ये? दिस विल बी कॉल्ड नॉन कॉन्जुगेटेड। अब ध्यान से समझो, अगर ऐसा हो जाए डबल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज क्यूम्युलेटेड, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड। होपफुली बेटा ये पूरा चारों टाइप ऑफ एल्कीन मैंने क्लियर कर दिया, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए सबको क्लियर होगा बेटा, होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ये अपना एक क्यूमुलेटेड एल्कीन, इसमें तीन लगातार है बेटा, दो भी होंगे तो क्यूमुलेटेड कहा जाएगा। इसको भी एग्जांपल की तरह बना लीजिए, ये भी क्यूमुलेटेड है, ये भी क्यूमुलेटेड है। कुछ भी हो सकता है, मतलब तीन लगातार है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये भी क्यूमुलेटेड एल्कीन है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इज दिस मॉलिक्यूल प्लानर और नॉट प्लानर?
चलिए बताएंगे बेटा, इज दिस प्लानर और नॉट प्लानर? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन की तरह लिखिएगा, इज दिस दिस, उसके बाद इसको ड्रॉ कीजिए, लिखिए प्लानर, इज दिस प्लानर। क्वेश्चन है ये, सिंपल जॉइंट वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बड़ा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इससे आसान, मतलब ये इससे कॉन्सेप्चुअल और इजी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। चलिए सोच के बताएंगे, इज दिस प्लानर और नॉट प्लानर? अच्छा, आप लोग को लग तो रहा है प्लानर है, बट सोच रहे हैं कि सर ने जब क्वेश्चन पूछा है तो पक्के से प्लानर नहीं। चलिए, ये प्लानर है या नॉन प्लानर है बेटा? ये आसान क्वेश्चन। अरे बताइए, इथिन प्लानर है या नॉन प्लानर है? प्लानर है, तो इथिन हम लोग को क्लियर है, दिस इज डेफिनेटली प्लानर। लिखिए आंसर में, लिखिए प्लानर, आंसर में लिखिए ये प्लानर है, आंसर बता रहा हूं, लिखिए प्लानर है ये, भले ही क्वेश्चन कुछ भी हो, लिखिए इथीन बगल में प्लानर। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, अभी आंसर आप लिख लीजिए, क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाइएगा, बट ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, पहला आपने लिख लिया ये प्लानर है। चलिए फिर आप क्या कीजिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और इसके बारे में आप लोग लिखिएगा नॉट प्लानर। क्यों, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप आगे लिखते रहिए, आंसर में लिखा दे रहा हूं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँ। नॉट प्लानर, फिर अगला मैं ये बनाऊंगा, ये मैं लिखूंगा प्लानर, फिर मैं नेक्स्ट ये बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा नॉन प्लानर। तो समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? क्यूमुलेटेड सिस्टम में दो वाला प्लान, दो डबल बॉन्ड प्लानर था, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड एक, डबल बॉन्ड टू, टू डबल बॉन्ड, तो नॉट प्लानर। थ्री है ना, तीन यहां पर, तो क्या है बेटा, प्लानर। वन टू थ्री फोर, क्या है बेटा, नॉन प्लानर। फाइव आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे फाइव होने पे क्या होगा, प्लानर। सिक्स होने पे नॉन प्लानर, मतलब क्यूमुलेटेड एल्कीन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट प्लानर। नोट में लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है, दिमाग नहीं लगाना है अब। क्यूमुलेटेड का मतलब समझ में आना चाहिए बेटा, लगातार डबल बॉन्ड होना चाहिए, बीच में एक भी गैप आ जाएगा तो क्यूमुलेटेड नहीं मानेंगे, ठीक है, एक भी गैप नहीं आना चाहिए। क्यूमुलेटेड एल्कीन को आपको एक भी गैप नहीं देगा, तो लिखेंगे क्यूमुलेटेड एल्कीन में क्या, क्यूमुलेटेड एल्कीन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड एल्कीन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट प्लानर। देख रहे ना, उसमें बेटा एक बॉन्ड बाहर है, एक बॉन्ड अंदर है, ये वाला मिटा दे बेटा सबके लिए। चलिए मिट गया, मिटने के बाद बेटा याद रखिए वापस नहीं आता है, तो किसी को रोकना हो तो पहले ही बोल दीजिएगा, स्लाइड आगे करेंगे तो बैक हो जाएगा, पर मिट गया तो वापस नहीं आता है।
चलिए ध्यान से सोचेंगे। देखो मैंने यहां पर इसको इस तरीके से बनाया था, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसा बनाया था इस तरफ, और इधर मैंने बेटा इस तरीके से बनाया था। इसका मतलब ये है बेटा, ये वाला जो है, ये वाला कॉपी के ऊपर है, या बोलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन के जस्ट ऊपर है, ये भी स्क्रीन के जस्ट ऊपर है, बट ये वाला स्क्रीन से बाहर आ रहा है और ये वाला स्क्रीन से अंदर जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले 3D मॉलिक्यूल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। बेटा इसमें क्लियर होना चाहिए, ये आपका ऑड वाला है, देखो ये अपना ऑड वाला है, इज ऑड रिलेटेड एल्कीन, तो दिस इज डेफिनेटली क्या बेटा, ऑड, तो इसको प्लानर। देखो इथीन भी बेटा क्या है, प्लानर है ना, एक बॉन्ड होता है, चलिए, बट इथीन को क्यूमुलेटेड हम लोग नहीं बोलते। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये वाला जो बॉन्ड बना है यहां पर, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोला जाए तो होपफुली आप लोग सबको निकाल सकते। तो आप लोग क्या कीजिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल बनाए होंगे ना, यहाँ पे सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से लिखिए, 30 सेकंड में बेटा सारा लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझसे कोई लिखने बोले तो मैं सबसे पहले इसका क्या लिखूंगा बेटा, जल्दी से बोलिए। बहुत बढ़िया, sp2, इसका बेटा sp। अभी भी अगर किसी को डाउट है बेटा, तब आपका बेटा मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं, भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, मंदिर वंदिर जाया कीजिए। ये लास्ट वाला sp2 होगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा। अब ध्यान से सोचो, अगर ये वाला मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2p ऑर्बिटल इसके कहाँ गए, और sp2 है तो इसका एक p ऑर्बिटल कहाँ गया। बेटा इसका एक p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेगा, इसके 2p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे। क्यों करेंगे, एक इस तरफ करेगा और एक इस तरफ करेगा। इसके भी 2p है बेटा जो साइडवेज ओवरलैप करेंगे, एक इस तरफ करेगा और एक इस तरफ करेगा। होपफुली काफी क्लियर है। तो अगर मुझे p ऑर्बिटल ड्रॉ करने बोला जाए तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। एक मिनट, चलिए वो वाला मॉलिक्यूल आया नहीं बेटा, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो इसका p ऑर्बिटल ना बेटा, इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल बेटा ऐसा होगा, इसका एक p ऑर्बिटल बेटा ऐसा होगा, दूसरा p ऑर्बिटल बेटा उस एंगल पे नहीं रह सकता है, दूसरा p ऑर्बिटल बेटा इसी तरीके से रहेगा, हाँ या ना। सेकंड वाले का sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके पास 2p ऑर्बिटल है जो प्योर फॉर्म में है, जो साइडवेज ओवरलैप करेंगे। थर्ड वाले का बेटा एक p ऑर्बिटल फिर से ऐसा है और एक p ऑर्बिटल ऐसा है। फोर्थ वाले का p ऑर्बिटल बेटा ऐसा ही रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ समझिए, आपको यहां पे साइडवेज ओवरलैप इसके कारण हुआ, फिर यहां पर बेटा साइडवेज ओवरलैप इसका हुआ, फिर यहां पर साइडवेज ओवरलैप बेटा ग्रीन का ग्रीन से। क्लियर है सबको बेटा, ये दिख रहा है p ऑर्बिटल का ओवरलैप बेटा। बेटा जिसके पास 2p ऑर्बिटल होंगे ना बेटा, वो बेटा परपेंडिकुलर रहेगा। याद कीजिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल कैसे बनाए थे, एसिटिलीन मॉलिक्यूल वैसे ही यहां बनेगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी एक बार, एसिटिलीन मॉलिक्यूल अगर याद नहीं है तो दिखा देंगे अभी।
बेटा सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, इथाइन वाला मॉलिक्यूल था ना बेटा, वैसा ही कुछ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा, प्लानर आएगा। और बेटा हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर sp2 में बेटा एंगल कितना आना चाहिए, ये वाला एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। और हम लोग को पता है ये वाला P उसके परपेंडिकुलर होता है। याद करो sp2 हम लोग ऐसे कुछ बनाया करते थे बेटा, sp2 कुछ ऐसा हुआ करता था, दिस वॉज माई sp2 कार्बन। तो वही तो sp2 कार्बन यहां पर है और वही वहां पर है। चलिए ये तो हो गया। आप एक काम कीजिए, अब आप लोग ये वाला बनाएंगे। अब आप लोग ये वाला बनाएंगे। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर बेटा ये वाला sp2 है, ये वाला sp है और ये वाला sp2 है। तो अगर ढंग से बनाते हैं तो 3 कार्बन अपने पास है, अगर आपने इसका बनाया इस तरीके से तो इसके बेटा 2 बनेंगे। एक तो आप ऐसा बना दोगे, दूसरा बेटा आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्पल वाला आप इससे ओवरलैप कराना है थर्ड वाले से। तो बेटा थर्ड वाले का पर्पल वाला इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण का जो बॉन्ड है वो बेटा एक नीचे आएगा और एक ऊपर आएगा, और यहाँ पर बेटा एक बाहर आएगा और एक अंदर। इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में एक अच्छा सा एनिमेशन ड्रॉ किया हुआ है। चलिए बनाएंगे इसको बेटा। सबका बना? डाउट है तो ये देख लीजिए। किसी को डाउट? पूरे अच्छे से क्लियर हुआ बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। आप समझ में आ रहा ना क्यों नॉन प्लानर हो गया तीसरा वाला? चलिए अब आप सोच के बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब आप लोग सोच के बता सकते हैं। चलिए वापस जाते हैं हम लोग यहाँ। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। चलिए इसको ड्रॉ करके सोचिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसको ड्रॉ कीजिए और सोचिए इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इज दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो टाइप करके, सिंपल सा है बेटा। सुष्मिता बेटा आपका आंसर सही है। नेक्स्ट बताइए बाकी लोग बेटा क्या कर रहे हैं अब तक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अनिकेत सही है बेटा, तमन्ना बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। दीपान बेटा बेटा बिल्कुल सही। चर्चिल बेटा फिर से सोचिए, साग्निक बेटा फिर से सोचिए। बेटा सबसे पहला सोचिए कि बेटा ये क्यूमुलेटेड एल्कीन है, क्यूमुलेटेड एल्कीन बेटा कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ये ऑड वाला है बेटा, वो लिखवाए थे ना, जिसके पास इवन नंबर होगा वो नॉन प्लानर होगा, और जिसके पास ऑड नंबर होगा वो बेटा प्लानर होगा। नहीं लिखाए थे तो लिख लीजिए, सिंस दिस हैज ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सिंस दिस हैज, या इस तरीके से लिखे, ऑड accumulated alkene, therefore क्या जल्दी बोलेंगे, बहुत बढ़िया, therefore प्लानर। और बहुत पहले क्लियर कर रखे हैं, इफ मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लानर देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए काट सकते हैं, किधर से काट सकते हैं सबको क्लियर होगा, अब काटना पीटना आ गया होगा बेटा। एक ब्लेड लेकर आएंगे, ब्लेड क्या करेगा, फ्लोरीन की तरफ से जाएगा, ब्रोमीन को काटेगा, काटते हुए बेटा क्लोरीन की तरफ आएगा, क्लोरीन को काटेगा, इस तरीके से बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा टाइप करके। पिछले वाला बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव था क्या, इसके पिछले वाला मॉलिक्यूल जो था। चलिए आयुषी बेटा सही आंसर है इसके लिए, ये जो है डबल ब्रोमीन वाला ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तमन्ना बेटा सही है, चर्चिल सही है। नेक्स्ट, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अरे प्लानर है या नॉन प्लानर है पहले ये पता कीजिए। दीपान बेटा बेटा सही है, आदित्य सही है, नॉट प्लानर है बट ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। चलिए देख लीजिए बेटा, आपको बेटा थोड़ा 3D में विजुअलाइज करना होगा। अनिकेत बेटा आपका सही है, 3D विजुअलाइजेशन कीजिए बेटा, ये आएगा। खोजते रहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा नहीं मिलेगा, आप जितना भी खोजेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिख रहा है। इमेजिन कीजिए, ट्राई कीजिए, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। दिस डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा आप लोग ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, ये वाला ये ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर बेटा मैंने थोड़ा वो किया, कम इंफॉर्मेशन दी यहाँ पर बेटा। ब्रोमीन के पास क्या कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, इस ब्रोमीन के पास बेटा, इस ब्रोमीन के पास कौन सा लाइन होगा, सॉलिड लाइन हो वेज होगा या डैश होगा। यहाँ पर बेटा मुझे डैश बनाना चाहिए क्योंकि अंदर जा रहा है, और यहाँ पर मुझे सॉलिड बनाना चाहिए। बेटा मुझे लगता है ना आप लोग चाहेंगे तो ऐसा वाला 3D बना सकते हैं, ये वाला 3D बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। देखो मैंने तो ड्राइंग क्लास में मैं तो ड्राइंग करता नहीं था। आप लोग होपफुली बेटा ड्राइंग क्लास में ध्यान देते होंगे। ओह ये सॉलिड नहीं होगा, ये डैश होगा। सॉलिड इस तरीके से बाहर आएगा, डैश इस तरीके से अंदर जाएगा। अब बस बना लीजिए, इतना बना दिए, देखिए कितना अच्छा बना लिया।
बन गया बेटा? चलिए नेक्स्ट, ये तो दिखा दिए थे आप लोग को। ये भी बना लीजिए बेटा, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। नोटिस कीजिएगा बेटा, ये ऐसे वाले मॉलिक्यूल है जहां कायरल कार्बन नहीं है। इन दीज मॉलिक्यूल देयर इज नो कायरल कार्बन, बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कार्बन होना क्या बोले थे, बहुत जरूरी नहीं है, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, आप बेटा दोनों मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये भी बनाना है, फिर उसके नीचे ये बनाना है, ताकि आप ध्यान रहे आपको रिवीजन के समय। अच्छा, जब दो हो जाए तो ऐसे बनाना है, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, रीजन मुझे लगता है एक्सप्लेन कर दिए है, सबको समझ में आना चाहिए रीजन क्या है कि क्यों ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। चलिए नेक्स्ट, जिनका बन गया है बेटा वो इसके बारे में सोचे। सेम मॉलिक्यूल है, बट यहां पर बी आर है, यहां पर बी आर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लूरीन। सोच के बताइएगा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। बोलिए। ना सिंपल तो है बेटा, क्वेश्चन ये है, कहाँ गया यार ये क्वेश्चन? कुछ ऐसा था, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है फ्लोरीन। बेटा देखिए अभी तक आंसर नहीं आया, मतलब आप लोग को समझ में कम आ रहा है। अरे 3D बनाइए, बड़ा क्लियर तो है। ये ब्रोमीन बाहर, ये ब्रोमीन अंदर। सॉलिड डैश से भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। ये क्लोरीन ऊपर और ये फ्लोरीन नीचे। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, जल्दी सोच के बताइए। है या नहीं है बेटा? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए बेटा, हम लोग का क्वेश्चन क्या था बेटा, दोनों ब्रोमीन थे बेटा, तो मान लेते ये भी ब्रोमीन हो जाता है, ये क्लोरीन हो जाता है, ये फ्लोरीन हो जाता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? जिनको नहीं दिख रहा था दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री अब? अभी भी नहीं दिखा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री? बेटा ये वाला एरिया से प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, देखो यहां से यहां से यहां तक, यहां तक। बेटा आपको दिख नहीं रहा, इधर काट सकते हैं बेटा इस तरीके से।
कट रहा है ना बेटा? ये प्लेट देखो कहाँ कहाँ से चलेगा। ये अपना ब्रोमीन हो गया था, और ये अपना क्लोरीन हो गया था, ये अपना फ्लोरीन हो गया था। प्लेट बेटा, ब्लेड इस तरीके से इसको काटेगा, ब्लेड इस तरीके से इसको काटेगा, इसको कट करते हुए बीच से निकल जाएगा। अब बीच से निकल गया तो बेटा ये वाला ब्रोमीन, इसका इमेज तो हो ही गया ना बेटा, तो हो तो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इतना तो इमेजिन करना पड़ेगा ना बेटा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा। ये इस तरीके से है, ये बेटा इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से आप बोलेंगे सर दोनों तो एक ही तरीके से दिख रहा है। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, कुछ दिखा क्या हुआ है? समझो बात को। एक ऐसे है तो दूसरा बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। दूसरा इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से समझिए। ये प्लेन इस तरीके से है तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं है। या इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से। चलिए बना लीजिए, सिंपली करके सिंपल बनाइएगा, बन जाना चाहिए। तो बेटा इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है बेटा? नहीं है बेटा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहां पर ना आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप सॉलिड बना सकते, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा हाइड्रोजन तो बाहर है, और यहाँ डैश बना सकते हो, तो आपको लगा अच्छा ब्रोमीन तो अंदर है, बट ये वाला ब्रोमीन तो पेपर के ऊपर ही है, तो कैसे आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री? समझ में आया? इसीलिए वेज एंड डैश बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए अब खत्म ही होने वाला है, ये मोस्ट डिफिकल्ट, ये सब ये वाला अब आ जाए तो पता नहीं कब कहाँ आ जाए। पूछने को तो बेटा कहीं भी पूछ सकता है, बट ये हम लोग एक्सट्रीम पे अब चले गए, ठीक है, ऑप्टिकल केमिस्ट्री का जो एक्सट्रीम होता है ना वहां पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट, ये जरा ध्यान से सोचना, अरे जरा डिफिकल्ट है, क्योंकि बेटा यहां पर ये तो अपना सिंगल बॉन्ड है, ये तो अपना सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन होता है, तो हम लोग को लगेगा ये वाला जो है इसमें कन्वर्ट कर सकता था। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, तो आप सोचो अगर रोटेट कराओगे तो इधर Br है, इधर फ्लोरीन है, बाद में फ्लोरीन इधर आ जाएगा और ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो रोटेशन होता रहेगा। पर ध्यान रहे बेटा ये चीज नहीं होता है। दूसरा, ये मॉलिक्यूल नॉट प्लानर, नॉट प्लानर, ये वाला नॉट प्लानर। अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखो इमेज देखोगे तो ही समझ में आएगा। बाकी बेटा होता क्या ना, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग किताब में लिखते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया था, ठीक है। जब से मैंने एनिमेशन वगैरह सीखा था 4-5 साल पहले, उसके बाद मुझे ये सब क्लिक करना चालू किया कि अच्छा ऐसे हो। देखिए जरा ध्यान से मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, फ्लैट क्यों नहीं है बेटा? फ्लैट इसलिए नहीं है बेटा कि अगर आप फ्लैट कर दोगे तो ये वाला फ्लोरीन कोलाइड करना चालू करे, और ये वाला ब्रोमीन कोलाइड करना चालू करे। अब इसके अबाउट रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, रोटेशन नहीं हो सकता। क्यों? जब रोटेट करेंगे तो ये फ्लोरीन इससे कोलाइड कर जाता है, ये एटम बेटा और आसपास है, एक दूसरे को लॉक कर देता है। समझ में आया बेटा सबको? समझ में आया? बेटा इसके अबाउट रोटेशन नहीं फीजिबल है। बेटा सोचो ना, ये जो निकला हुआ है ये इसको लॉक नहीं कर देगा, जाके फंस नहीं जाएगा बीच में?
को रोटेट करोगे तो फंस जाएगा वो, क्योंकि ये जो बॉन्ड जितना बड़ा आपने बना रखा, इतना बड़ा बॉन्ड थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट ई बॉन्ड सी इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड, अब रेस्ट्रिक्टेड क्यों? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स ना। स्टेरिक का मतलब बेटा पहले भी आपको बता चुके हैं, स्पेस के लिए झगड़ा करना है, कंजशन, रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत भीड़ है, बस में जाने के लिए रास्ता नहीं है, बस में घुसने के लिए स्पेस नहीं है, तो बोलेंगे स्टेरिक फैक्टर। तो यहां पर भी बेटा रोटेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। इस कारण से बेटा आप इसका देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकलेगा। बट अगर रोटेट करके दोनों को फ्लैट कर देते तो शायद आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता। अगर रोटेशन पॉसिबल होता तो देखो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या होता बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। किसी को डाउट बेटा? समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बस खत्म होने वाला है, परेशान नहीं होना, बहुत जल्द खत्म होने वाला। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो लिखेंगे बेटा, मैंने देखो आपको पहले बताया नहीं है बट देखो ध्यान रहे बेटा, डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों को बेटा अगर आप बॉईल करेंगे, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। दोनों को आप अगर कुछ भी करेंगे, दोनों के साथ आप कुछ भी करेंगे बेटा तो टेम्परेचर जो है एक ही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहता है। क्या डिफर करता है? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अदरवाइज दे हैव सीन एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे एनांशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डेक्स्ट्रो और ईवो का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो नीचे आप ये भी लिख सकते हैं D and L will have same boiling point, melting point, density, refractive index, dot 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 etc. समझ में आया? They will have same melting point, boiling point, physical points, refractive index, dot 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 etc. RI stands for refractive index. चलिए, diastereoisomers have different physical properties. Diastereoisomers will have different physical properties. Diastereoisomers पता है बेटा? अच्छा बेटा ये बताइए, diastereoisomers सिंगल कार्बन में होगा या नहीं होगा? बोलिए बेटा। देखो सिंगल कार्बन का इमेज क्या हो जाता है? अब सही है, एस। ये बेटा एनांशियोमर हो गया। जब आर आर होगा और आर एस होगा, दीज टू आर डायास्टीरियो या एस आर। तो बेटा यहाँ पर ये वाला बेटा डायास्टीरियो आइसोमर्स है, ये वाला डायास्टीरियो आइसोमर, ये वाला क्या है बेटा? एनांशियोमर। बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो डायास्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, if I am separating dextro and levo into separate beaker, this is known as resolution या resolution। सेपरेशन ऑफ एनांशियोमर्स इनटू प्योर सैंपल। मान लेते हैं आपके इस बीकर में डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है। समहाउ मैंने एक बीकर में डेक्स्ट्रो ले आया, एक बीकर में लीवो ले आया, दिस विल बी नोन एज रेजोल्यूशन। ये नीचे वाला डायग्राम बना लीजिएगा। जब आप आधा आधा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसको रेजोल्यूशन करते हैं। आप समझिए डिस्टिलेशन से तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन के लिए डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो क्या तरीका है, देखो एनांशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, पर डायास्टीरियो आइसोमर्स का बेटा डिफरेंट होता है। तो if I can convert enantiomers into diastereoisomers, then I can separate two isomers into different beaker। कैसे देखो, तो लिखेंगे for resolution of enantiomers, we convert them into diastereoisomers। For separation of enantiomers, we convert them into diastereoisomers। या enantiomers are separated by converting them into diastereoisomers। Enantiomers are separated by converting them into diastereoisomers। आप लोग इसको रिकॉर्ड लिखिए और जरा बीकर बनाइए। मैं पानी लेकर आया बेटा, प्यास लगा है। चलिए हो गया बेटा। चलिए इतना तो हम लोग लिख लिए थे। नेक्स्ट, तो देखो बेटा अपने पास ये एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, अगर इसका आप ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे या स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आर या एस से बेटा, तो बेटा इसमें आपको ऑप्टिक प्रायोरिटी सेट इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है। एक काम कीजिए खुद से निकालिए तो बेटा इस मॉलिक्यूल का वो आर है या एस है।
ये वाला कार्बन कायरल है बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना। दिस इज अ कायरल कार्बन, इसमें आपको डाउट नहीं होना है। चलिए आर और एस, चलिए सुष्मिता बेटा, चर्चिल बेटा, दोनों का सही है, एस आ रहा है। और एक बच्चे ने आंसर दिया था बेटा, उनका भी सही है। देखिए 1 2 एंड 3। अब बेटा वो चंगू मंगू पंगू को बुलाइए, करके देखिए हो जाएगा। चलिए इसका एक इमेज ले लीजिए बेटा, 1 2 3। देखो इस बार इमेज मैंने साइड वाला इमेज नहीं लिया है, यहां से इमेज लिया है, ठीक है, मिरर यहां से लिया, ठीक है। तो ये आपका आर आ गया, हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये अपना एस आया, ये अपना आर आया, ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये अपना एसिड है बेटा। अब देखो अभी तक आपको याद नहीं होगा, बट मैं याद करा दे रहा हूं। एक रिएक्शन था आप लोग के सिलेबस में, दैट वाज नोन एज एस्टरिफिकेशन, ठीक है, अब याद आया होगा, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन नाम का एक रिएक्शन हुआ करता था। एस्टरिफिकेशन कुछ नहीं होता था बेटा, एस्टरिफिकेशन वाज रिएक्शन बिटवीन क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बेटा क्या, अब तो बताइए। अरे एस्टरिफिकेशन वाज रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, चलिए सही है बेटा, कुछ लोग तो मतलब सही से पास किए हैं। चलिए प्लस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल होना चाहिए। दिस वाज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विथ अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर। यहां पर बेटा हम लोग यही काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ये एस था, ये आर था, ठीक है, हम लोग इनका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से। ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं होगा, ये भी बेटा कायरल अल्कोहल होगा। इसका एक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 2 एंड 3, तो ये एस आएगा। तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। जब डाया स्टीरियो आइसोमर बनाना है हमको, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एनांशोमर्स को, कहाँ चला, हमें एनांशोमर्स को डाया स्टीरियो आइसोमर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, यहाँ पर एक कायरल कार्बन है। हम लोग को मालूम है जब तक 2 कायरल कार्बन नहीं होगा डाया स्टीरियो आइसोमर्स नहीं। हम लोग क्या किए हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल लेकर, एक्टिव अल्कोहल, चलिए इतना बनाइए आप लोग। जैसे मैंने बीकर बनाया है, बीकर के अंदर 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, वो बनाना है। बीकर के बाहर एक मॉलिक्यूल आपको ये बनाना है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, परेशान मत होइए बेटा, अभी बहुत देर नहीं हुआ है क्लास किए हुए। दिवाली में बेटा पटाखे फोड़ रहे हैं कि नहीं फोड़ रहे? बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो फिर भी फोड़ेंगे बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब शरीफ होंगे सुधर जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर महल्ले वाला बचा हुआ है क्या करे, वो फोड़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बेटा वही चीज है, ये अपना एस था, ये अपना आर था, मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है, और ये क्या आया था अपना एस आया था।
अब ध्यान से सोचेंगे बेटा, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। देखो रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, याद कीजिए एस्टर ऐसा ही होता है, बनेगा बेटा यही चीज। आप लोग एरो देकर बेटा ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ये बनाएंगे। जरा ध्यान से सोचिए बेटा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कितना आना है, इस वाले कार्बन का आएगा S और इस वाले कार्बन का भी आएगा S। देखिए यहाँ पर है S और यहाँ पर है S, तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन होकर इस कार्बन का S रह गया, इस कार्बन का S रह गया। दूसरे वाले कार्बन का देखिए तो बेटा क्या आएगा R और इसका कितना आएगा बेटा S। तो जरा ध्यान से सोचिए, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B, they are mirror image of each other or they are non mirror image of each other? They are not mirror image, क्योंकि SS का मिरर इमेज RR होता है। यहां पर बेटा आपका यहां पर S कॉमा S है और यहाँ क्या है बेटा R कॉमा S। तो हम लोग को मालूम है बेटा ये कभी भी मिरर इमेज नहीं होगा, ना ही ये सुपर इम्पोजेबल होगा। तो सिंस A and B are neither mirror image nor superimposable, therefore what we get is diastereoisomer। होपफुली बेटा समझ में आपको आ गया हो। समझे? चलिए खुश हो जाइए, खत्म होने हो गया आपका। समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। ठीक है, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओवर हो गया है। ठीक है, घर में बेटा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपका और इम्प्रूव करेगा। मैं अभी बेटा आपको काम करता हूँ, अभी के अभी मैं आपको, यहीं पे रहेंगे। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, बार बार बोलता हूँ फिर करता नहीं हूँ। मैं आपको बेटा 1 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए, कम से कम जितना समय बचा उसमें कम से कम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं काम करता हूँ, आपको शाम तक मैं डीपीपी बेटा शेयर करता हूँ। नहीं करेंगे तो बेटा प्लीज व्हाट्सएप पे ना हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे में नहीं, मतलब आज शाम तक नहीं किया तो फिर कल सुबह से हर आधे घंटे में बेटा रिमाइंड कराते रहिए, तब आपको डीपीपी मैं कर दूंगा। ध्यान से हट जाता है, फिर किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, फिर याद ही नहीं रहता है। ठीक है बेटा, ये कहाँ आप करेंगे डीपीपी बेटा, आपको मिल जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो क्लास होगा हम लोग उस क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं डाउट नहीं, चलिए सब कोई भागना चालू कर दिए, जा रहे ना दिवाली की तैयारी करने। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी, पटाखे मत फोड़िएगा।
अगर पटाखे फोड़ते हैं तो कम से कम प्लीज बेटा साउंड वाले मत फोड़िएगा, बड़ा परेशान करता है साउंड वाला। ठीक है बेटा, चलिए हैप्पी दिवाली टू ऑल बेटा। नेक्स्ट क्लास हम लोग का एज शेड्यूल मंडे को होगा।